क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शेख हसीना ने 15 साल तक बांग्लादेश में राज किया, अब वहां की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुना दी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में और आज का हमारा ये जो वीडियो रहेगा ये शेख हसीना पर पूरी तरह से केंद्रित है। इट मीन्स कि यहाँ पर हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में फैसला आया है बांग्लादेश की कोर्ट के द्वारा कि वहां की जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं शेख हसीना, उनको डेथ पेनल्टी मिल चुकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या उन्होंने बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा उन्होंने संज्ञेय अपराध किया था कि उनको आज फांसी की सजा मिल रही है? यहाँ पर आप बहुत सारे आर्टिकल देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव इस फैसले को, यानी कि जो आज 17 नवंबर 2025 को ये जो फैसला आने वाले था उसको लाइव देखने वाले लोगों की बहुत ही बड़ी गिनती है। यानी कि आप लगातार न्यूज़पेपर पर देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर लाइव फैसले के बारे में दिखाया जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लें, यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट के आप आर्टिकल देखिए, शेख हसीना कन्विक्टेड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन 2024 मास प्रोटेस्ट केस। यानी कि 2024 में वहां पर जब बांग्लादेश में जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें जो है इसको शेख हसीना को दोषी ठहराते हुए आज कोर्ट ने इनको फांसी की सजा सुनाई है। तो 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल जो है आईसीटी, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2024 के जुलाई अगस्त के जो छात्र नेतृत्व वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, वहां पर हिंसक जो घटनाएं हुई थी उनके लिए मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया गया है। ये फैसला अनुपस्थिति में सुनाया गया है क्योंकि हसीना अगस्त 2024 में देश छोड़कर भारत में वहां पर निर्वासन कर रही थी। ट्रिब्यूनल ने हसीना को मास्टरमाइंड करार कर दिया, यानी कि पूरी तरह से एक जो मास्टरमाइंड बिल्कुल प्लान की तरह काम करता है, उनको ये मतलब उन पर आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर पुलिस और सेना को निर्देश देकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या, यातना और दमन की साजिश रची थी। अब देखिए यहाँ की हम थोड़ी पृष्ठभूमि को समझते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ था। 2024 में आपने सुना होगा बहुत बड़ा वहां पर प्रदर्शन हुआ था। सरकारी नौकरी में 30% कोटा सिस्टम के खिलाफ ये पूरा आंदोलन हुआ था, जो कि छात्रों के द्वारा भेदभाव पूर्ण बताया जाता है। जुलाई के मध्य से प्रदर्शन पूरे देश में फैल जाता है, खास करके ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है, उसमें सरकार की तरफ से दमन के दौरान पुलिस, सेना, हेलीकॉप्टर से गोलीबारी की जाती, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1400 लोग मारे जाते हैं इस गोलीबारी में और 24,000 लोग घायल हो जाते हैं। बांग्लादेश की जो वहां अंतरिम सरकार है, उनके स्वास्थ्य सलाहकार के अनुसार कम से कम 800 मौतें हुई थी और 14,000 लोग उस समय घायल हो चुके थे। तो अब देखिए इसमें इतिहास हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इससे छात्र क्यों नाखुश क्यों थे, उन्होंने इतने बड़े लेवल पर आंदोलन क्यों कर दिया। 1971 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद 1972 में सरकारी नौकरियों में 30% कोटा स्वतंत्रता जो सेनानी यानी कि जो मुक्ति योद्धा होते हैं उनके वंशज के लिए यानी कि उनकी जनरेशन के लिए शुरू किया गया था। इसमें महिलाओं को 10%, जनजातियों को 5% और विकलांग को 1% और अन्य लोगों के लिए भी आरक्षण रखा गया था। छात्रों, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसको भेदभाव पूर्ण माना है क्योंकि 56% नौकरियां जब पूरी तरह से कोटे में चली जाती थी, जिससे योग्यता पर आधारित अवसर कम हो जाते थे। फिर 2018 में आंदोलन होता है, छात्रों ने बड़े विरोध के बाद सरकार जो है उसने कोटा इसको समाप्त कर दिया था, रिजर्वेशन को। इसके बाद 2024 का ये आंदोलन शुरू होते हैं। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने कोटा फिर से बहाल कर दिया, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने काफी याचिका दायर की, उनके बाद फिर से इस कोटे को यानी कि इस रिजर्वेशन को लागू किया गया। इसे 2018 का फैसला अवैध बताते हुए इससे छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया क्योंकि बेरोजगारी दर वहां पर 40% से भी ज्यादा थी। इसके चलते बहुत सारे विद्यार्थियों में गुस्सा आया स्टूडेंट्स से और उन्होंने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। लेकिन प्रोटेस्ट में क्या होता है कि प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए वहां पर गोलीबारी के आदेश दिए जाते हैं, वहां पर सेना तैनात कर दी जाती है, जिसके चलते हजारों छात्रों की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रभाव और परिणाम क्या निकलता है? हसीना का पतन हो जाता है। हसीना के चरम पर 5 अगस्त 2024 को हिंसा के चरम पर ये जो है पूरी हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ती है। हेलीकॉप्टर से वह भारत भाग जाती है और तब से नई दिल्ली में रह रही थी। इसके अलावा उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बनाई जाती है, यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो मोहम्मद यूनुस का भी रोल आ जाता है।
जब इन पर मुकदमा कब दायर किया गया था? जनवरी 2025 में आईसीटी ने शेख हसीना और अन्य अपराधी, उनके और भी साथी थे दो, जिन्हें जैसे कि पूर्व गृह मंत्री वहां पर असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख जो थे चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं। जून 2025 में 5 आरोप लगाए गए थे, जिसमें हत्या रोकने में विफल था, सिस्टमैटिक हिंसा, युद्ध अपराध सब कुछ शामिल था। पूर्व पुलिस प्रमुख ने गवाही दी और उनको दोषी मान लिया था। ट्रिब्यूनल ने हेलीकॉप्टर हमले, चिकित्सा सहायता से इनकार और प्रदर्शनकारियों को रजाकार यानी कि 1971 के युद्ध अपराधियों का अपमानजनक शब्द है ये, उसके कहने जैसे सबूत पेश किए थे। और इसी के चलते शेख हसीना पर काफी लंबे समय से ये जो मुकदमा चला आ रहा था। इसके अलावा उन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। ट्रिब्यूनल ने क्या पाया कि जो शेख हसीना, उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जो घातक हथियार थे उस इस्तेमाल करने का आदेश जारी किया था। और 14 जुलाई 2024 को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रजाकार जैसे जो अपमानजनक शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे उनको फोन पर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी, ऐसे कहने के भी जिक्र सामने आता है। यानी कि ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसमें उन्होंने साफ साफ हिंसा को भड़काने और हिंसा को और ज्यादा फैलाने के लिए उनके बयान सामने आते हैं। अब देखिए, शेख हसीना पर केस का जो मामला जुलाई अगस्त 2024 में शुरू हो जाता है। हसीना पर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, ड्रोन चलाए, हेलीकॉप्टर से हमले किए। इसके अलावा लीथल फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया गया, जिसमें स्टूडेंट अबू सैयद की हत्या और चांद खारपुल नरसंहार शामिल था। यानी कि ये जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय आंदोलन का। इसके अलावा एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, सैकड़े लोगों का अपहरण, उन्हें गायब करना, ये भी इसमें शामिल था। टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशियली किलिंग्स यानी कि लाशों को जलाना, सबूत को खत्म करना, ये सब इन पर आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा इंसाफ में बाधा डालना, जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव, करप्शन जैसे मामले सामने आते हैं। चार्जशीट दायर की गई थी, 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए थे। केस में प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया है। इसके अलावा सह आरोपी रहे हैं इनके 203। सह आरोपी में मुख्य नाम अगर हम देखें तो पूर्व गृह मंत्री हैं बांग्लादेश के और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अब ममून है। इसके अलावा 84 गवाह मिले थे, सर्वाइवर्स, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, पूर्व अधिकारी। शेख हसीना ने के शूट टू किल ऑर्डर से जुड़े ऑडियो, वीडियो फुटेज, टेप्स वगैरह सामने आते हैं और इसके चलते उन पर ये अपराध जो है साबित हो चुका है। शेख हसीना से अगर हम देखें, उनके तख्ता पलट से लेकर अब तक कब से क्या हुआ। जुलाई अगस्त में प्रोटेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, बहुत ही एक तरह से हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी उस समय पर। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई जाती है। ये सरकार के एक सलाहकार के रूप में अभी भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा आईसीटी 1 का पुनर्गठन किया जाता है 14 अक्टूबर 2024 को। इसमें जस्टिस गुलाम मुइता मजूमदार चेयरमैन बनते हैं। 6 जनवरी 2025 को शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है। 2 अप्रैल 2025 को कोर्ट को अनरिफ्यूटेबल एविडेंस यानी कि ना ठुकराए जाने वाले जो सबूत मिल जाते हैं। इसके अलावा 10 जुलाई 2025 को हसीना पर 5 चार्ज फ्रेम होते हैं। इसके साथ ही उनके जो साथी थे वो गवाह बने थे। इसके अलावा 3 अगस्त 2025 को गवाहों के ओपनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं और 11 घटनाओं का इसमें जिक्र किया जाता है। 4 अगस्त से लेकर 23 अक्टूबर 2025 तक 84 गवाहों के बयान दर्ज होते, सबूत पेश किए जाते हैं। 23 अक्टूबर 2025 को क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और ट्रायल जो पूरी तरह खत्म हो जाता है। 13 नवंबर 2025 को फैसला सुनाया जाना था लेकिन इसको टाल दिया गया था। अब 17 नवंबर 2025 आज की जो फैसले की तारीख है और आज जो फैसला सुनाया गया उसमें शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। अब देखिए फैसले की मुख्य बातें क्या रही थी। सबसे पहले तो दोष सिद्धि जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो गोलम मुर्तजा मौजूमदार ने उन्होंने फैसला पढ़ा है जिसमें हसीना को 5 मामलों में दोषी ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि हसीना ने सत्ता बनाए रखने के लिए सिस्टमैटिक अभियान चलाया है जिसमें हत्या, यातना, डराने धमकाने जैसे आदेश भी शामिल थे। सजा क्या, अभियोजकों ने उनके मौत की सजा की मांग की, यानी कि वहां के जो छात्र थे जिनके द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो वहां के एक तरह से सिटीजन थे, उन्होंने शेख हसीना के लिए
मौत की सजा की डिमांड की थी। इसके अलावा और जो आरोपी हैं उनको भी दोषी ठहराया गया है। हसीना के खिलाफ जो मामले की सुनवाई होनी थी उसमें बहुत सारे लोग थे, यानी कि जिनको इस फैसले का बहुत ही ज्यादा इंतजार था। उन्होंने लाइव इस फैसले को सुना। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वहां की जो जनता है वो शेख हसीना से कितनी ज्यादा, एक तरह से कितनी ज्यादा गुस्से है या फिर कितना उनमें आक्रोश भरा हुआ है कि वो उनके फांसी की जो मौत की सजा उस फैसले की सुनवाई के लिए देरों घंटों तक इंतजार करती रही है। अगर हम वर्तमान तनाव और सुरक्षा इंतजाम देखें तो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। 10 नवंबर से ही काफी ज्यादा बम विस्फोट हो रहे हैं, आगजनी हो रही, तोड़फोड़ की जा रही है। 16 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट के पास 30 से अधिक बम फट जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बैंक मुख्यालय पर हमला होता है। दर्जनों बसें ट्रेनें जो जलाई गई हैं। एक ड्राइवर की इसमें मौत भी होगी और भी काफी लोग इसमें जख्मी हो गए। इसके अलावा अवामी लीग जो है उनका विरोध भी अभी चल ही रहा है। हसीना की पार्टी ने ढाका लॉकडाउन का आह्वान किया। हसीना के बेटे जो साजिब वाजिद है उन्होंने चेतावनी दी कि पार्टी पर प्रतिबंध हट जाए वरना फरवरी 2026 के जो चुनाव होंगे वो उनको बाधित करेंगे, जो कि हिंसा में भी बदल सकता है। यानी कि अब जो है शरेआम खुलेआम ये धमकी दी जा रही है एक पार्टी को दूसरी पार्टी के द्वारा। इसके साथ आज के समय पर अगर हम देखें तो सुरक्षा के क्या इंतजाम चल रहे हैं। आज जो इतना बड़ा फैसला आया है शेख हसीना को फांसी की सजा, उसके चलते उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं की जाएंगी। लेकिन सुरक्षा के क्या क्या वहां पर प्रावधान किए गए हैं, अभी सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम हुए। ढाका को किले में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने गोली मारने का आदेश जारी किया, यानी कि आगजनी या फिर हमलों पर अगर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी ग्रुप के द्वारा आगजनी या फिर हमले किए जाते हैं तो गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा सेना, बीजेपी और रैपिड एक्शन बटालियन तैनात कर दी गई है। स्कूल ऑनलाइन, सड़कें खाली हैं बिल्कुल। अवामी लीग जो उन्होंने दर्जनों कार्यकर्ता जो है यानी कि एक्टिविस्ट गिरफ्तार कर लिए। इसके अलावा क्या क्या प्रतिक्रिया, छात्र संगठन ने इसे न्याय की जीत कहा। उन्होंने कहा कि आज जाकर यानी कि 1 साल बाद जाकर ये न्याय की जीत हुई है। जबकि हसीना के समर्थकों ने इन्हें अवैध ट्रिब्यूनल कहकर करार कर दिया। हसीना ने ऑडियो में कहा कि मैं जिंदा हूं, इन अपराधियों को न्याय जरूर मिलेगा। यानी कि हसीना जो है अब अपने बयान रख रही हैं सामने। अब उनके बयान क्या आते हैं यहाँ पर अगर हम देखें एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की आलोचना की है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके शासन में सार्वजनिक सेवाएं जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। और क्या कहा उन्होंने कि पुलिस देश की अपराधग्रस्त सड़कों से पीछे हट गई है, न्यायिक निष्पक्षता को नष्ट कर दिया गया। अवामी लीग के जो समर्थक हैं उन पर हमले बेखौफ हो रहे हैं। हिंदुओं पर, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। तो ये शेख हसीना का बयान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुकदमे का उद्देश्य जो है वो न्याय प्राप्त करना नहीं था। उन्होंने कहा ये बिल्कुल पूरी तरह से ही राजनीति से प्रेरित है ये जो फैसला आया। उन्होंने कहा कि देख सकते हैं कि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि जिसके द्वारा ये फैसला सुनाया गया ICT, उनके द्वारा चलाए गए मुकदमे का उद्देश्य कभी भी न्याय प्राप्त करना या फिर जुलाई-अगस्त 2025 की घटनाओं के बारे में कोई भी वास्तविक जानकारी प्रदान करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य क्या था, अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और डॉक्टर यूनुस और उनके मंत्रियों की विफलताओं से दुनिया को भटकाना था कि उनकी क्या क्या विफलताएं चल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने पक्षपाती बताया, राजनीति से प्रेरित बताया। मौत की सजा के फैसले पर शेख हसीना की सबसे पहली प्रतिक्रिया यही आती। उन्होंने कहा कि ये आदेश एक धांधलीपूर्ण न्यायाधिकरण के द्वारा दिया गया है, यानी कि जो अभी ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया था जिसने ये फैसला दिया है उनकी स्थापना अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार के द्वारा की गई है, जिसके पास कोई भी लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने एक बयान में कहा कि वे पक्षपाती राजनीति से पूरी तरह प्रेरित है ये ट्रिब्यूनल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मृत्युदंड की उनकी घृणित डिमांड अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों की जो मंशा है उसको उजागर करती है, जो बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं, अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए, अब ये जो फैसला आया है बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हसीना को फांसी की सजा, उससे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत पर क्या प्रभाव रहेगा, राजनीतिक और राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं। यानी कि भारत जो है उस पर भारत और अगर हम बांग्लादेश के संबंध देखें तो काफी अगर हम देखें लंबे समय से मतलब अच्छे संबंध चले आ रहे हैं। खास करके जब हम देखें 1971 के बाद से जब बांग्लादेश आजाद हुआ था
उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे। अभी हाल ही में 1-2 सालों में, यानी कि जब से ये हम बात करते हैं मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में आए हैं एक एडवाइजर की तरह, तब से भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ तनावपूर्ण बयानबाजी हो रही है। तो इसके चलते अब ये जो फैसला आया है, इससे क्या प्रभाव रहेगा? राजनीतिक और जो राजनीतिक दबाव है, तनाव है, वो बढ़ सकते। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो है उसने तुरंत भारत से हसीना और पूर्व गृह मंत्री जो है आसदुज्जमान खान कमाल के प्रत्यार्पण की मांग की है, यानी कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। विदेश मंत्रालय ने इसे अनफ्रेंडली एक्ट और न्याय के प्रति अवमानना का बताया, यानी कि 2013 की जो प्रत्यार्पण संधि है उसका हवाला दिया है। अगर भारत इनकार करता है तो द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। इसके अलावा हसीना का पक्ष अगर हम देखें तो हसीना ने फैसले को कंगारू कोर्ट और राजनीतिक बदला बताया कि एक तरह से राजनीति में उनसे बदला लिया जा रहा है। इसके अलावा रणनीतिक और सुरक्षा प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं भारत पर? उत्तर पूर्वी राज्यों पर असर हो सकता है। जैसे बांग्लादेश के अगर हम देखते हैं, जब बांग्लादेश का हम मैप देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बांग्लादेश का मैप है, इसके नजदीक हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, बांग्लादेश भारत के लिए सीमा सुरक्षा और पूर्व उत्तर जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, उनकी स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जो हसीना, उनके शासन में भारत को सहयोग मिला था, लेकिन यूनुस सरकार ने इस्लामवादी ताकतों का उभार चिंता बढ़ा सकता है। फैसले से अवामी लीग समर्थकों में आक्रोश फैलेगा पूरी तरह से, जो कि सीमा पार जो घुसपैठ या फिर हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाले? भारत और बांग्लादेश का जो व्यापार था 14 अरब डॉलर था 2024 का, जिसमें वस्त्र, दवाई, कृषि शामिल था। प्रत्यर्पण विवाद से ट्रेड बाधित हो सकता है। बांग्लादेश ने पहले ही कुछ भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ा दिया। हालांकि अप्रैल 2025 की अगर हम बात करें तो अमेरिकी टैरिफ घटाने से कुछ राहत मिली है, लेकिन लंबे तनाव जो है वो उससे पूर्व उत्तर जो भारत है उसका बाजार, यानी कि हमारी जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनकी मार्केट जो प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सुरक्षा और आंतरिक प्रभाव क्या रहेंगे? जो ढाका में अभी फैसला आया है उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए, वहां पर गोलीबारी चलाई गई है, अभी भी वहां पर हिंसात्मक घटनाएं चल रही हैं। भारत में 10 लाख बांग्लादेशी जो है वो प्रवासी हैं। हिंसा से शरणार्थी बढ़ सकते हैं, जो कि सीमा सुरक्षा को भी चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय छवि, यानी कि भारत को एक लोकतंत्र रक्षक के रूप में देखा जा रहा है और हसीना को शरण देकर वह राजनीतिक अपराधी का समर्थन करने का आरोप भी भारत जो है वो झेल रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने पहले ही 2024 की हिंसा को मानवता के बिल्कुल खिलाफ बताया था, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो शेख हसीना के द्वारा जो फैसले लिए गए थे उस समय पर, उसको हिंसा यानी कि उसको मानवता के बिल्कुल खिलाफ बताया जा रहा है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पर अब अगर हम देखें तो जो शेख हसीना है उसकी पार्टी के द्वारा भी अलग अलग, यानी कि उनकी जो अवामी लीग है, जो यानी कि शेख हसीना का समर्थन करते हैं, उनके द्वारा अभी भी हिंसात्मक घटनाएं जारी हैं। लेकिन आने वाले समय पर देखा जाएगा कि ये जो घटनाएं हैं मतलब कि ये कब तक ऐसी चलेंगी। अब बांग्लादेश को देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां पर अब फिर से एक गृह युद्ध छिड़ने जैसा स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत जो है शेख हसीना को शरण ऐसे लगातार यानी कि देता रहेगा या फिर बांग्लादेश के सामने झुक सकता है, यानी कि बांग्लादेश को शेख हसीना को जो है प्रत्यर्पण करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी भी, उसमें भारत को भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर भारत शेख हसीना को लंबे समय तक यहाँ पर शरण देता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अवामी लीग जो है वो 2026 से पहले जो चुनाव, वहां पर 2026 में चुनाव होने वाले, उससे पहले लगातार ये हिंसात्मक घटनाएं ऐसी जारी रहेंगी या फिर इन पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है? तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर से खून से लाल हो जाएगा? आप अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका इस मामले में यानी कि इस फैसले पर क्या कहना है? क्या हसीना को फांसी होनी चाहिए या फिर नहीं? तो अगर आपको ऐसी ही और ऑफिशियल यानी कि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, करंट अफेयर के टॉपिक चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि जो छात्र होते हैं यानी कि जो प्रोटेस्ट होता है वो किस लेवल से किस लेवल तक बदल सकता है। यानी कि एक प्रोटेस्ट से लेकर ये फांसी की सजा आना कोई मामूली सी बात नहीं है। तो आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।